पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने दुर्गा सोरेन को बताया झारखंड राज्य आंदोलन का मजबूत स्तंभ। सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की प्रतिक्रिया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर दी प्रतिक्रिया। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के वैचारिक संघर्ष को बताया बेहतर। रांची के खास महाल भूस्वामियों को मिलेगा अधिकार। सरकार जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में करेगी पास। चतरा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर चतरा पहुंचते महाराष्ट्र के सांसद श्याम कुमार पारवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन आज झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जयंती पर नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। वहां उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दुर्गा स्वर्गीय सोरेन की जयंती पर संबोधित करते हुए इस साल भी हम लोग यहां एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन अलग झारखंड राज्य आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे। उनकी भूमिका और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुलाकात की है। इस अवसर पर दोनों के बीच में राज्य में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त किया है। बता दें, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार रहे बी सुदर्शन रेड्डी हार के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि वो इस परिणाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति पद से हम लोग हाथ नहीं धोए। उपराष्ट्रपति पद का हमने चुनाव लड़ा और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और हमारा उम्मीदवार भी काफी मजबूत था और उन्होंने काफी मेहनत भी किया। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हम लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव हार के भी जीते हैं। इसलिए जीते हैं कि जो सत्ता में रहता है वो खेल करता है। 781 वोट में 367 वोट पड़ा और 452 वोट सत्ता पक्ष को मिला और 300 वोट विपक्ष को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला और 15 वोट रद्द हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि 3 दल केसीआर और नवीन पटनायक और अकाली दल वो वोट से अलग रह गए, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री के पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर से वो तीनों वोट नहीं दिए। झारखंड सरकार जल्द ही खास महाल के भूस्वामियों को चिरस्थायी अधिकार देगी। इसके लिए सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास करेगी और इस पर झारखंड प्रदेश की सहयोगी पार्टी कांग्रेस प्रवक्ता खुर्शीद हसन रोमी ने कहा कि राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन मंत्री सहज चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने इस पहल को करने की तैयारी में जुटे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि भूस्वामियों को लीज के बदले में चिरस्थायी अधिकार के रूप में सरकार पूर्ण अधिकार देगी। साथ ही आपको बता दें कि सरकार के इस सराहनीय कार्य से प्रिंस की जो जनता है और सरकार का राजस्व में बेहतर साबित होगा। झारखंड में बहुत दिनों से खास महल जमीन को सेटल करने की बात चल रही थी। अभी सरकार ने यहां उस पर एक कमेटी बना दी है और
रेवेन्यू मिनिस्टर दीपक बिरुआ जी का भी बयान आया है कि खास महल के जमीन को सेटल होना चाहिए। जानकारी में ये होना चाहिए कि दिल्ली जब मदन लाल खुराना वहां के मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली में खास महल के जमीन को सेटल किए तो वहां 2000 करोड़ रुपया से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ। झारखंड में भी खास महल के जमीन को अगर सेटल कर दिया जाए तो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे जनहित के काम करने में सरकार को बहुत आसानी होगी और लोगों को भी इसका फायदा होगा कि जो जहां रह रहे हैं उनके नाम से जमीन सेटल हो जाएगा तो वो एक पक्का बंदोबस्त किस्म का होगा। उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, लोगों को फायदा भी होगा, सरकार को भी फायदा होगा। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके खास महल के जमीन को सेटल कर देना चाहिए। और हम लोग को जहां तक जानकारी है कि ये फाइल मूव कर रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी 1-2 दिनों में फाइल क्लियर करने का आश्वासन दिया। संगठन सृजना अभियान को लेकर कांग्रेस के महाराष्ट्र के सांसद श्याम कुमार बारवे और झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह चतरा पहुंचे, जहां पर टंडवा टाउन हॉल परिसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया, जिसके उपरांत उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में टंडवा, लावालोंग, पत्थलगड्डा एवं सिमरिया प्रखंड के कार्यकर्ता शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान सांसद श्याम कुमार बारवे ने सर्वप्रथम जिले में संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इसके उपरांत उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के सभी जातियों और सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करने के साथ साथ आपस में लड़वा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास पुराना रहा है। पार्टी ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई है। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंची झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने रिम्स तो और सूर्य हस्ता एनकाउंटर के मुद्दे पर बीजेपी के द्वारा पूरे राज्य भर में किए जाने वाले आंदोलन को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रिम्स 2 के मुद्दे पर जो है बीजेपी अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। बीजेपी ने नए विधानसभा भवन के निर्माण के दौरान सैकड़ों आदिवासी परिवारों को बेघर किया था। वहीं उन्होंने सूर्या हांसदा एनकाउंटर के मामले में कहा कि हांसदा के परिवार वाले खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यदि न्यायालय चाहेगी तो मामले में सीबीआई जांच होगी और एनकाउंटर मामले का पर्दाफाश भी होगा। वहीं विस्थापना के मुद्दे पर पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने झरिया की वर्तमान विधायक रागिनी सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि झरिया में कार्यरत कोल कंपनियों के साथ उनका गठजोड़ है और जिसका नतीजा है कि आज झरिया उजड़ रहा है। और पर्यवेक्षक जो है एआईसीसी द्वारा नियुक्त किया गया है। माननीय जो सांसद है रामटेक लोकसभा से श्याम कुमार बर्वे जी के साथ हम लोग यहाँ पर जो मार्टी जी हैं डीएसी के मेंबर हैं, साथ में आदिवासी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमार जी हैं बीसीसी दिल्ली, इन सभी लोगों के साथ हम 4 लोगों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है ताकि जो संगठन सृजन का अभियान हमें आगे बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत होगी जिलाध्यक्ष के चयन से लेकर आज हम जो भी यहाँ पर आगे आने वाले 4 दिनों में जो भी हम निर्णय लेंगे जिसके बारे में भी बात करेंगे उसको हम लोग आगे एआईसीसी फॉरवर्ड करेंगे और उसी में से चयनित जो लोग वो लोग में से कोई एक जिलाध्यक्ष जो है बनेगा और आगे की कमेटी इसी हिसाब से करेगी। उनको याद आना चाहिए कि जब विधानसभा बन रहा था तो इधर से जब हो रहा था तो उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से लोगों को जेल में उन लोगों ने डाला था। और जहां तक हांसदा एनकाउंटर की बात है, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच उनके परिजनों ने की है, अगर कोर्ट उनको अलाउ कर देता है तो सीबीआई जांच होगी। उधर स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी सलखो बनाम झारखंड सरकार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में दिनांक 10/9/2025 को जस्टिस आनंदा सेन के कोर्ट में 4 जनवरी 2024 के आदेश 3 हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई में मुख्य सचिव अलका तिवारी और नगर विकास सचिव उपस्थित रहे। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। सरकार की तरफ से फिर से ट्रिपल कराकर चुनाव कराने की बात कही, जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की। और बता दें आपको कि न्यायालय ने टिप्पणी कहते हुए कहा कि
सरकार कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट के आदेश को जो है समय से चुनाव न कराने पर न्यायालय ने फिर से नाराजगी जताई है और ये माना कि कोर्ट की अवमानना हुई है। न्यायालय ने अगली सुनवाई में न्यायालय ने तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय चौबे, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार, वंदना दादेल और नगर विकास सचिव एवं मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है, जिसमें इन सभी पर चार्ज फ्रेम की कार्रवाई होगी। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। आदेश के अनुसार राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी आज भी इन पर्सन अपॉइंट हुई कोर्ट में। कोर्ट ने आज अन्य पदाधिकारियों, तत्कालीन नगर विकास के प्रधान सचिव विनय चौबे, उस समय एक और आईएएस अधिकारी वंदना दादेल और अपर सचिव ज्ञानेश कुमार को नोटिस इशू किया है फॉर फ्रेम टू बी इन प्रेजेंट फिजिकली इन दी कोर्ट ऑन 14 अक्टूबर 2025। उस दिन आरोप गठन किया जाएगा क्योंकि प्राइमा फेसाई न्यायालय के नजरिए से इन सारे लोगों ने प्राइमा फेसाई कंटेम्प्ट कमिट किया है एंड कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी मेक आउट होता है। इस नजरिए से प्राइमा फेसाई कोर्ट संतुष्ट होने के बाद ने इन लोग को फिर से नोटिस इशू किया है। कोर्ट ने पूरा डिटेल्स में सुना इन लोगों का पक्ष को कि क्यों नहीं आइडर को कंप्लायंस करवा रहे। इनका जो पक्ष है कि हम ट्रिपल टेस्ट करवाए बगैर इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। उधर रांची के बकरी बाजार में तैयार हो रहा पूजा पंडाल इस बार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। यहां दुनिया के सबसे बड़े मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर पंडाल को तैयार किया जा रहा है। धनबाद में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में जिप सदस्य विकास महतो ने जिला परिषद की परिसंपत्तियों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग उठाई है। इस मांग को विकास महतो ने पोस्टर के साथ में उठाया और इस मांग का बाकी सदस्यों ने भी समर्थन किया है। विकास महतो ने बताया कि जिला परिषद की कई परिसंपत्तियों पर आज अवैध रूप से कब्जा जो है अब व्यवसाय वर्ग का कब्जा है, जिसके चलते जिला परिषद को आमदनी नहीं हो पा रही है। यूनियन क्लब, टेक्सटाइल मार्केट, कांग्रेस भवन ऐसे कई परिसंपत्ति हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला परिषद की पदाधिकारी भी शिथिलता बरतते हुए उन्होंने कहा कि जिला परिषदों की परिसंपत्तियों की रक्षा हो, इसके लिए ईडी सीबीआई से जांच की मांग की गई है। उन्होंने अपने क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याएं भी उठाई हैं और बिजली विभाग के द्वारा बिजली विभाग का बकाया होने पर सीधे एफआईआर किए जाने के मामले पर भी आपत्ति जताई है। इधर बोर्ड की बैठक में शामिल हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी जिला परिषद की परिसंपत्तियों की जांच सीबीआई ईडी से कराने की मांग का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने बैठक में कई विभागों के पदाधिकारियों के बैठक में शामिल नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। नाराजगी जताते हुए डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक दंडाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। रांची में असहर दानिश बोकारो जिले के पेटवार का रहने वाला है। दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर दिल्ली स्पेशल पुलिस की टीम तलाश कर रही थी। कल ही एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद मिले सुरागों के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त टीम ने हुसैनाबाद के इस्लामगंज मोहल्ले में छापामारी की और इस दौरान गुलशेर आलम उर्फ मुन्ना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद युवक को मुक्त कर दिया गया। छापामारी के दौरान उसके घर से किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। टीम ने उसका मोबाइल जब्त कर जांच की और बाद में वापस लौटा दिया। बताया जा रहा है कि रांची से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ के बाद एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम हुसैनाबाद पहुंची थी। कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने एक युवक को लगभग 2 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि मामले में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि युवक का प्लान था कि अफीम को ट्रेन से दूसरे स्थान पर ले जाना। पुलिस के अनुसार युवक अफीम को लेकर बस से उतरा था
और वह चोरी छिपे इसे ट्रेन से दूसरे स्थान पर ले जाने की तैयारी में था। युवक की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कोडरमा पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है और अफीम के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। एक रोहित कुमार नाम का लड़का है जो थाना चट्टी चर्रा का रहने वाला है। उसके पास से ओपीएम पकड़ा गया है और उसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उसके बाद आपको डिटेल में बताया गया। 500 का फाइन कटेगा। सर कितना करीब 2 केजी। कुछ लोग इससे शादी करते। हाँ वो तो बाद में आ गया, बाद में अनुसंधान में बातें आएंगी। सर सूचना क्या मिली थी? सूचना मिली, उस पर देख रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। उधर कोडरमा जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कोडरमा जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कोडरमा जिला अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह के नेतृत्व में तिलैया थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के नजदीक बस स्टैंड पास खुले में गुटखा सिगरेट बेचने वाले लोगों पर फाइल किया है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह के द्वारा दुकानदारों को मादक पदार्थों की बिक्री नहीं करने की हिदायत भी दी। उधर कोल इंडिया के निदेशक मंडल द्वारा ठेका श्रमिकों को बीमा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का निर्णय सराहनीय है, लेकिन अब तक इन योजनाओं का आईआईसीएम प्रबंधन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं किया, जिससे श्रमिकों में गहरी नाराजगी है। आईआईसीएम श्रमिक संघ की आवश्यक बैठक अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में आईआईसीएम कैंपस परिसर में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि यदि प्रबंधन ने समयबद्ध कार्रवाई नहीं की तो संघ कठोर आंदोलन करने का बाध्य होगा। धनबाद के लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल से बातचीत के दौरान छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में लगभग आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि एवीवीपी छात्र और आयसा छात्र के बीच मारपीट हुई है। सूचना के मुताबिक छात्रों के बीच पुराने विवाद को खत्म करने को लेकर प्रिंसिपल के साथ समझौता चल रहा था। इसी बीच छात्रों के बीच मारपीट हो गई। और आपसी समझौता करवाती और लिखवाती है उनसे कि दोबारा ऐसी कोई घटना का अंजाम नहीं देगी। हमने समझा बुझा के दोनों को छुड़वा दिया, लेकिन आपसी रूप से इन लोगों का इसमें से सौरभ कुमार सिंह, जिनका एक द्वेष था रितेश मिश्रा से, उनके साथ रैगिंग करते ये करते हैं और ये सारा चीज़ को करते हुए कल रात्रि में उनके पिताजी ने मेल किया कॉलेज में कि रितेश मिश्रा, रवि मिश्रा और पल्लवी, इनके साथ और भी 3-4 विद्यार्थी मिलकर इनके साथ मारपीट किया और रैगिंग वगैरह की। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने सचिव महोदय के परामर्श के बाद इन लोगों को आज बैठक के लिए बुलाया था, ताकि आपस में चर्चा कर ली जाए और आगे जो समस्याएं हैं उसको समाधान किया जाए। और इसी के लिए 11 बजे इन लोगों को बुलाया गया। 12 बजे 12 बजे लगभग अचानक यहाँ पर कुछ छात्र घुसे और हमारे कर्मचारियों द्वारा रोका भी गया, लेकिन उन्होंने अब धक्का मुक्की करते हुए और नियंत्रित होते हुए घुस गए और सभी शिक्षक और हमारे सामने ही मारपीट किए। हम लोग कोडरमा जिला के सुदूरवर्ती पारहो पंचायत अंतर्गत जामतारा गांव में आज भी सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना से 10 घरों ज्यादा परिवारों के लोग वंचित हैं। पंचायत के जनप्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि इन लोगों को जल्द सरकार प्रशासन की ओर से पहल करते हुए नल जल योजना से लाभान्वित किया जाए, ताकि ग्रामीणों की पानी समस्या दूर हो सके। पारो पंचायत के दरमियान में जो भी पानी का समस्या जल नल का जो सुविधा सरकार द्वारा दी गई थी, उसमें से बहुत तरह के कठिनाई देखने को मिला। जो पारो का 8 नंबर वार्ड जो आता है, जमतारा ग्राम बोल के है, जो कि यहाँ का लोगों को पानी का इतना समस्या देखने को मिल रहा है और यहाँ किल्लत है पानी के लिए। और मैं डीसी साहब से आग्रह करता हूँ कि पानी का शीघ्र इसका उपाय किया जाए, क्योंकि तो गर्मी नल जल योजना के तहत कनेक्शन नहीं मिला है लोग को? जी नहीं, आज तक वंचित है। जो 10-12 घर जो वंचित है, हमने ठेकेदार द्वारा भी मैसेज किया था, उनको पूछा गया भी, हमने बोला भी था और जय साहब को भी मैं कई बार आदेश दिया कि यहाँ के लोगों को पानी का सुविधा कराया जाए। लेकिन
पहल करने की जरूरत था, लेकिन पहल नहीं किया गया, जिसके कारण से आज तक वंचित है। जिन घरों को पानी जरूरत है उन घरों को पहुंचा नहीं जा सकता अभी तक। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के तिलकरायडीह के करीब 20 से 25 घरों में पूर्व 8 साल से पानी के सप्लाई कनेक्शन लिए हुए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों को करीब 2 साल से पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते 2 सालों में स्थानीय जल सहिया, जनप्रतिनिधि, पीएचडी विभाग समेत जिले के उपायुक्त को भी पानी सप्लाई बाधित को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को पानी की सप्लाई नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में बोरिंग करने पर भी पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खान पान से लेकर स्नान तक का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के बिना हम लोग कैसे जीवन यापन करें। लोगों का आरोप है कि जीवन यापन करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। हम लोग का पानी 5 साल से बंद कर दिया गया है तिलकरायडी का। पहले पानी का सप्लाई था 6/9/2023 को। एक ऊपर डिपार्टमेंट में एक मीटिंग हुआ था, जिसमें कि जल सैया थे तीनों एरिया का, अमरपुर, गाडरा बस्ती और तिलकरायडी, और जेई साहब भी थे, कुमार आनंद जी। सबकी अध्यक्षता में, सबकी बैठक में चीज निर्णय लिया गया था कि 65 पीस पाइप 100 मिलीमीटर पास किया जाएगा अमरपुर के लिए, और गाडरा बस्ती में पाइपलाइन का जो काम है, जो न्यू कनेक्शन है, वो कर दिया गया। तिलकरायडी के लोग ही इसकी आवाज को शुरू से उठाते हुए तो आ रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या किए कि बहती गंगा में अपना हाथ धो के निकल गए, और हम लोग को सिर्फ दिलासा ही मिला, हम लोग के साथ धोखा हुआ है। किस कारण से इस कार्य को नहीं किया गया नहीं पता, तिलकरायडी के एरिया को छोड़ दिया गया। तो जब नया कनेक्शन, जब पाइप जब नहीं मिला, तो हम लोगों ने कहा कि पूर्व की भांति पुरानी पाइपलाइन को चालू करके साफ करवा के, कहीं पे अगर भैंस जाम है, कहीं पे अगर नल जाम है, कहीं पे अगर टी जाम है, उसको चालू करवा दिया जाए। 5 साल से पानी का इतना समस्या है, हम लोग हर जगह डीसी ऑफिस में, पानी टंकी में, हर जगह हम लोग देखे थक गए हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान हो ही नहीं पाया है। सबको सिर्फ सांत्वना हम लोग को दे रहा है कि अब पाइप लगेगा, या फिर पाइप का काम चल रहा है, मिस्त्री नहीं है, लेबर नहीं है, सिर्फ हम लोग को ठगा जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। कितने दिनों से आप लोग ये पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? 5 साल से हम लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग का तिलकरायडी एरिया में ऐसा है कि बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं है। हम लोग का पानी, सप्लाई वाला पानी के सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। एक बार भी सप्लाई का पानी आप लोग को मिला है यहाँ पे? सप्लाई का पानी जी, मेरा घर बनाते हुए यहाँ पे तिलकरायडी में 9 से 10 साल हो गया है। उस टाइम हमको पानी आराम से, मेरा घर सप्लाई का पानी से ही मेरा घर बना है, लेकिन 3-4 साल के बाद क्या हुआ, अचानक से ही पानी बंद। पानी चलती तो यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है। खाना पकाने के लिए भी, पीने के लिए भी खरीदते हैं, नहाने सोनाने के लिए भी पानी कीनते हैं, तब पानी काम चलता है। कोई मेहमान चलाता तो 1 दिन से 2 दिन रहने नहीं सकता है पानी की चलती से। तो क्या यहाँ तो बहुत परेशानी है पानी के लेकर। पानी के लिए आप लोगों ने बहुत ज्यादा ही संघर्ष, बहुत परेशानी है, एकदम संघर्ष बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। कोई सुनवाई नहीं अब तक? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम तो टंकर का पानी गिरा करके नहाते सोनाते हैं, धोते। अगर शादी ब्याह हो जाए तो क्या उस परिस्थिति में आप लोगों का होता होगा? वही टंकर लगा कर रखिए भर रात, नहाने, खाने, पीने के लिए क्या सब कीनते हैं। में ना ड्राई वेल होने का बहुत सारा शिकायत आ रहा है लगातार, तो चाची क्षेत्र से, गोविंदपुर क्षेत्र से। तो हम लोगों ने अभी उन सभी ड्राई ESRs का सर्वे भी किया है, और गोविंदपुर का भी हम लोग सर्वे करके रखे हैं। और चूंकि वो ड्राई जोन है, तो डीप बोरिंग भी वहाँ पर कारगर नहीं हो रहा है। तो अगर JJM का मल्टी विलेज स्कीम से वो जुड़ने लायक है, हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी बोले हैं कि जो ऐसे SVS फील्ड वाले हैं, अगर वो MVS से जुड़ सकते हैं बड़े योजनाओं से, तो उनको तत्काल जोड़ें, ताकि जो डैम का पानी वहाँ पहुँच सके। और अगर वो फिजिबल नहीं है, कुछ गांव ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो सकते हैं, जुड़ने लायक नहीं है, तो अगर ऐसा कोई टावर है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर पास में ही जल स्रोत बनाएंगे, ताकि वाटर टेबल भी ऊपर आए। और बोरिंग की जो फिजिबिलिटी है, उसके लिए स्टडी करा के डीप बोरिंग और डेप्थ पे जाके कोशिश करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को जीत की बधाई देते हुए सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विजय सिन्हा ने कहा कि राधाकृष्णन सौम्य और सरल व्यक्तित्व के राजनेता हैं। संगठन से लेकर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का उनका व्यापक अनुभव रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी के संस्थापक सदस्य होने के अलावा वे लंबे समय तमिलनाडु में पार्टी
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। एक सांसद के रूप में उनकी शालीनता और राजनीतिक सूझबूझ की सराहना आज भी लोग करते हैं। बीजेपी और वहीं आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी राधाकृष्णन अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे। लोकतंत्र की जीत, देश के उपराष्ट्रपति का शानदार जीत, ये लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है और परिवार तंत्र के मानसिकता को फिर झटका लगा। एनडीए गठबंधन के लोग सत्ता के लिए समझौता करता है और आर्थिक अपराधी से उपराष्ट्रपति पद पर रिटायर्ड जज को ले जाके मिला करके उस पद की गरिमा को गिराता है। लेकिन भारत भूमि के लोकतंत्र के जो योद्धा थे, उन लोगों ने बता दिया कि सत्ता की समझौता नहीं चलेगा। जो जमीन से जुड़ा हुआ जमीन का बेटा लोकतंत्र का सच्चा सिपाही है, जिसका जमीन से लेकर सदन तक पूरी पवित्रता पारदर्शिता से उपराष्ट्रपति के चुनाव को जीते हैं। हम राधाकृष्णन साहब को हृदय से बधाई। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आप देश को गौरव को बढ़ाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।